हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 अगस्त को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई आर इंडियाज गगन यात्रीज गोइंग टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आर्टिकल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है पहले ये समझेंगे। इसके बाद कौन गगन यात्रीज हैं इनके बारे में बात करेंगे और उन्हें आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों भेजा जा रहा है, कौन से प्रोग्राम के तहत भेजा जा रहा है, कौन सा मिशन है जो कि होने वाला है जिसके थ्रू उन्हें आईएसएस भेज रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एसएससी जो दे रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ विल शेख हसीना एग्जिट इम्पैक्ट इंडिया। जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, अवामी लीग की सरकार थी, उनके बाहर हो जाने के कारण किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अगले 5 साल में हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत की जाएगी। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल केस चल रहा है उसके पीछे के रीज़न, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुए उसे डिस्कस करेंगे, कौन उसके पीछे था और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये सारे एस्पेक्ट। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं उस डायरेक्टली, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई आर इंडियाज गगन यात्रीज गोइंग टू द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन प्रीलिम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस यूपीपीसीएस आ रहा है, उसमें भी आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड न्यूज़ पूछी जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेशली एसएससी और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। उसके बाद जो न्यूज़ होगी उस पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस लॉन्च इन नवंबर 1998। 2011 से ये ISS ऑपरेशनल है। द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेस एजेंसी है नासा, रशिया, जापान जाक्सा इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है, कनाडा और यूरोप इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है यूरोप स्पेस एजेंसी। सो ये 4 कंट्री हैं और एक कॉन्टिनेंट यूरोपियन यूनियन वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टेट हैं और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ इन ऑर्बिट अबाउट 400 किलोमीटर अबव अर्थ। सो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अर्थ से 400 किलोमीटर पर ये स्पेस स्टेशन बनाया गया है जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव टू एक्सपांड अवर नॉलेज अबाउट स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी एंड प्रमोट न्यू साइंटिफिक रिसर्च। एक स्पेस स्टेशन में जा कर के अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी डेवलप की जाती है, वहाँ पर प्लांटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या लाइफ वहाँ पर आगे चल के दूसरी जो आपके प्लैनेट्स हैं या फिर एक्सो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लाइफ आ सकती है नहीं आ सकती है, इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब ISS में किए जाते हैं, स्पेस में किए जाते हैं। सो ये हमारा ISS हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ऑन August 2 ISRO अनाउंस दैट 2 of the astronauts selected for its maiden human space flight mission Gaganyaan will train in US for a mission to International Space Station। जो गगन यात्रीज़ हैं, जो एस्ट्रोनॉट गगनयान के लिए चुने गए हैं, 2 एस्ट्रोनॉट वो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे और वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। गगनयान के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। गगनयान इंडिया का फर्स्ट अटैम्प्ट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का
और जो एस्ट्रोनॉट हैं वो बेसिकली कहाँ पर जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और फिर वापस आएंगे अर्थ में। उसके पहले ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से इंडिया ने और इसरो ने अनाउंस किया है कि जो 2 एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में जा कर के ट्रेनिंग लेंगे। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैज़ बीन असाइंड टू फ्लाई टू द ISS वाइल ग्रुप कैप्टन Parasnath Nair will be his backup. Both astronauts have flown to the US and have begun their training. So ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। जो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है वो ISS फ्लाई करेंगे और उनके बैकअप के लिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को भेजा जा रहा है। ये मिशन क्या है, मिशन के बारे में बात करें। 2023 जून में यूनाइटेड स्टेट और इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था और स्टेटमेंट में मेंशन किया था अ जॉइंट एफर्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024। द ट्रू एस्ट्रोनॉट और द गगन यात्रीज आर इंडियन पार्टिसिपेंट्स इन द मिशन। सो यूनाइटेड स्टेट्स से एक ISS के लिए फ़्लाइट जा रही है, उसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ड्यूरिंग द मिशन गगन यात्रीज विल अंडरटेक सिलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड द ISS एज वेल एज एंगेज इन स्पेस आउटरीच एक्टिविटीज़। ये जो मिशन है उसमें जो गगन यात्रीज होंगे वो सिलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑन बोर्ड ये सारी चीज़ें होंगी, ISS में जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा स्पेस आउटरीच एक्टिविटीज़ में भी हमारे जो गगन यात्रीज हैं वो एंगेज करेंगे। द एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग दिस मिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर गगनयान। जो एक्सपीरियंस ये गेन करेंगे वो हमारे गगनयान मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इंडिया का जो गगनयान का जो पहला सपना है अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का वो भी तभी साकार होगा, वही तभी जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस, उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हु आर पार्ट ऑफ इंडियाज़ क्रू। फरवरी 27 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि 4 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स हैं जिन्हें चुना गया है गगनयान मिशन के लिए। एक तो मिस्टर शुक्ला हो गए, दूसरे प्रशांत नायर हो गए, इनके अलावा ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये 4 जो हैं आपके टोटल पार्टिसिपेंट रहने वाले हैं गगनयान मिशन के लिए। इनके सब के नाम यार इम्पॉर्टेंट है, SSC में पूछा जा सकता है, इवन UPSC में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में यू नेवर नो, आजकल UPSC स्टेट PCS सेम ही हो गया है, UP PCS में भी पूछ सकते हैं। दे हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग इन इंडिया एंड रशिया। ऑलरेडी इन लोगों ने इंडिया में ट्रेनिंग कर ली है, रशिया में भी ट्रेनिंग कर ली है और अब एडवांस ट्रेनिंग के लिए इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जा रहा है ह्यूस्टन टेक्सास में। ठीक, अब जो मिशन है जिसमें ये 2 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं वो मिशन कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इसरो स्पेस स्टेटमेंट, इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ एक्सियोम स्पेस फॉर इट्स अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन टू द ISS। ठीक, तो रिसेंटली जो इसरो है उन्होंने US की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ एक एग्रीमेंट किया है और एक्सियोम 4 मिशन अभी होने वाला है। द मिशन कॉल्ड AX4 इज़ द 4th crew mission to the ISS organized by Axiom Space, a private company based in the Houston। So Axiom 4 मिशन होगा और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को ISS भेजा जा रहा है। एक एस्ट्रोनॉट तो हमारे मिस्टर शुक्ला होंगे जो इंडिया से जा रहे हैं US और फिर उनको ISS एक्सियोम 4 मिशन में भेजा जाएगा। बाकी 3 जो है एक यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, एक पोलैंड के हैं और एक हंगरी के हैं। इनके नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चारों लोग जो है ISS जाने वाले हैं। नवंबर में हो सकता है कि ये मिशन को लॉन्च किया जाए। इसका मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं मिस्टर सोमनाथ जी, उन्होंने कहा है कि भाई इसका जो मेन पर्पज़ है हमारे गगन यात्री को एक ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस कराना ISS का। पहले ही अगर ये ISS एक राउंड घूम के आ जाएंगे, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेकर आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो गगनयान होगा उस मिशन में इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी काम आ सकता है। सो मेन ऑब्जेक्टिव इतना 100 करोड़ रुपीज़ खर्चा करने का पर्पस यही है कि आप जाएं, सारी चीज़ें देखें, सीखें
और वहाँ पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करके आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली घूमने एक्सपीरियंस के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी 2 गगनयात्री कंडक्ट करेंगे ऑन बोर्ड द ISS स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद 5 एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट इंडिया में ओरिजिनेट किए गए हैं और कुछ इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें इंडिया जो है जॉइंट पार्टनर है। सो ये आपका पूरा जो है जो एक्सियम 4 का मिशन होगा गगनयात्री का, जो कि बाद में जो है गगनयान में जाएंगे, उनके लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पर उन्हें ISS भेजा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से, हॉस्टन से। जो आपका मिशन है उसका नाम एक्सियम 4 है। सो आपके लिए कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक्सियम 4 मिशन, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। आपका जो स्पेस एक्स है उनका लॉन्च व्हीकल यूज़ हो रहा है, इनका जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है वो इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नवंबर में लॉन्च होगा, पहली बार नहीं कर रहे हैं, 4th मिशन है इनका ISS का। और आपका जो इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है वो है 4 एस्ट्रोनॉट जो कि गगनयात्री हैं। चारों गगनयात्री के नाम आपको स्टेट PCS में पूछे जा सकते हैं। ये टोटल हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ विल शेख हसीना एग्जिट इम्पैक्ट इंडिया। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल केओस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसे बाहर कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया आ गई हैं और इसके इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हो सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट पर इस आर्टिकल में डिस्कशन किया जाएगा। सो बांग्लादेश के बारे में आप जानते होंगे, सोशल मीडिया में लगातार चीज़ें आ रही हैं। हुआ क्या था, शुरुआत करते हैं। शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री तक का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया। इसके कारण रिसेंटमेंट और बढ़ता चला गया। ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है, जो रेडिकल सेक्शन थे सोसाइटी के, उन्होंने इसे कैप्चर करना शुरू किया। तो शुरुआत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो बाद में रेडिकल सेक्शन के द्वारा उसे हाईजैक कर लिया गया और सरकार को गिराने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों का कहना है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा इसमें हाथ था कि ये सरकार को जो है अवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया। उसके बाद सरकार गिर चुकी है, नई अंतरिम सरकार बनी है। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्हें नोबल पुरस्कार मिल चुका है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के कारण, है ना। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने ही की थी बांग्लादेश में, और अब इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस आप बैंक देख रहे हैं। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो छोटा छोटा कर्ज देते हैं और कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं। तो इसी की शुरुआत जो है मोहम्मद यूनुस ने की थी बांग्लादेश में। ग्रामीण बैंक, ये सारे जो कंसेप्ट हैं उन्हीं के कंसेप्ट हैं। उसके बाद फिर इंडिया में भी इसे अप्लाई किया था और अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं अंतरिम सरकार के। सो इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है अगर हम शेख हसीना गवर्नमेंट की बात करें, तो इंडिया और शेख हसीना गवर्नमेंट के और अवामी लीग की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। सो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ इंडिया के जो संबंध रहे हैं बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। ये लोग हार्डलाइन इस्लामिस्ट पार्टी हैं और जनरली जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन है, प्लस रिलेटिवली सेक्युलर उनका आउटलुक हमें देखने को मिलता है। तो माइनॉरिटी भी अवामी लीग सरकार में ज़्यादातर सेफ़ होती है, लेकिन BNP में माइनॉरिटी भी इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं रहती। हिंदूज क्रिश्चियंस वहाँ पर उनको बहुत परसिक्यूट किया जाता है। तो BNP की अगर सरकार आती है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। सो शेख हसीना गवर्नमेंट का गिरना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है
और चिंता की बात यह है कि पिछले 10 से 15 सालों में जो इंडिया और बांग्लादेश में जो प्रोग्रेस हुई है, जो रिलेशन में प्रोग्रेस हुई है, वो सारी की सारी अंडर ना हो जाए, है ना। इकोनॉमिक फ्रंट में प्रोग्रेस की हमने, बॉर्डर सिक्योरिटी में, डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक टाइज में, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में और पीपल टू पीपल लिंकिंग में भी अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अनडन हो जाए, इसलिए इंडिया में थोड़ी सी चिंता है। जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी वो 2009 में बांग्लादेश में दोबारा से आई थी। उसके बाद जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन लगातार सुधरते चले गए। उसके पहले बीएनपी की सरकार थी और उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे इंडिया बांग्लादेश के, लेकिन उसके बाद से 9 के बाद से रिलेशन बहुत अच्छे होते चले गए। जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी उन्होंने रिलीजियस रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट में काम करना शुरू किया। इसके अलावा कुछ टेररिस्ट जो कि बांग्लादेश में रह रहे थे, बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे थे, इंडिया में अटैक कर रहे थे, उन टेररिस्ट का मोस्ट वांटेड मैन का लगभग 20 से ऊपर इन्हें एक्स्ट्राडिशन भी कराया गया। किनके द्वारा? शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो मिलिट्री फ्रंट है, डिफेंस फ्रंट है, उसमें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे होते चले गए। इसके अलावा मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट देना शुरू किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करा। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है हुआ था, और उसमें हम लोगों ने कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स इंडिया को दिए, है ना। कुछ ऐसा लैंड का पोर्शन था जो कि बांग्लादेश में था और कुछ ऐसा पोर्शन था जो इंडिया में था, और दोनों को एक्सचेंज किया गया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि 2015 में साइन हुआ था, जो कि हिस्टोरिक था। बहुत समय से 1970 से ये पेंडिंग था। इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो एकदम लो डेवलपिंग कंट्री थी, उसे डेवलपिंग स्टेटस जो है शेख हसीना सरकार के समय में ही मिला है और इसमें इंडिया ने काफ़ी मदद की है। इसके अलावा दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड टाइज थे वो भी बहुत एनहांस हुए हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, रेल, रोड और रिवर लिंक्स कनेक्टिविटी, कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। बॉर्डर में हार्ट्स डेवलप किया गया, बॉर्डर एरिया को डेवलप किया गया, न्यू डिफेंस कॉपरेशन साइन हुआ, दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप थी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई है। इसके अलावा भी कई तरह के कॉपरेशन एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुए हैं और दोनों कंट्री के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी वो थोड़ा अथॉरिटेरियन तरीके से चलाई जा रही थी। अपोजिशन लीडर को बैन कर देना या फिर अरेस्ट कर देना, जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करता था सिविल सोसाइटी ग्रुप, उनके ऊपर कई केसेस फाइल कर दिए जाते थे। मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंडिया ने कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया? नहीं किया। इंडिया ने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया शेख हसीना गवर्नमेंट को, और उसके बदले में इंडिया को कुछ बेनिफिट्स भी मिले, जैसे कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने इंडिया को हर इम्पॉर्टेंट जो मैटर थे उसमें सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल सार्क को बायकॉट करने में, है ना, जो कि पाकिस्तान के साथ जब इशू चल रहा था टेररिज्म का, तो उसमें किसने समर्थन दिया था? बांग्लादेश ने। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ उसमें बांग्लादेश में कई जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर भी सरकार ने उन प्रोटेस्ट को सप्रेस किया और सरकार ने, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपनली क्रिटिसाइज भी नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जहाँ पर इंडिया को बांग्लादेश ने समर्थन किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? अब शेख हसीना गवर्नमेंट का अथॉरिटेरियन जो तरीके से चल रही थी उसके कारण प्रोटेस्ट हुआ और अब सरकार को गिरा दिया गया। एक मुश्किल आ सकती है, इंडिया ने जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकता है कि दोबारा से रिव्यू हो। और अदानी ग्रुप है, उन्होंने भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट साइन किया था जो कि पावर प्रोजेक्ट ही था, वो हो सकता है कि दोबारा से रिव्यू हो। तो ऐसे कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दोबारा से रिव्यू किए जा सकते हैं और जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसे अनडन किया जा सकता है। ये कुछ इशू आने वाले हैं। ठीक, इंडिया जो है अपनी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो किसको बेचता है? बांग्लादेश को। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, हो सकता है कि ये बेनिफिट्स आने वाली जो नई सरकार होगी उसमें ये सारे बेनिफिट्स इंडिया को ना मिले, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना गवर्नमेंट बन सकती है। ठीक, सो जो अभी अंतरिम सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसमें इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि अब जो सरकार बनेगी वो बीएनपी की ही बनेगी, और अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो इंडिया के लिए ट्रिकी हो सकता है। ठीक, प्रॉब्लम और क्या क्या है आने वाले टाइम में
जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि शेख हसीना कहाँ पर हैं, इंडिया में। और जो जयशंकर जी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि वो यहाँ पर फॉर द मोमेंट है, इसका मतलब वो कहीं और ट्रैवल करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब नई सरकार आएगी और बोलेगी कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट किया जाए, तब इंडिया क्या करेगा अगर वो इंडिया में ही रहती है तो। ठीक, पुराना एक्सपीरियंस बीएनपी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। उस समय चाइना और पाकिस्तान ने इनरोड्स किया था बांग्लादेश में, और बहुत सारे एंटी इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप बांग्लादेश में पनाह ले रहे थे। और फिर अवामी लीग आई, तभी उन्होंने, जो अवामी लीग थी, तब उन्होंने इस तरह के सेपरेटिस्ट ग्रुप को जो है इंडिया को सौंपा था। तो बीएनपी की जब सरकार होती है तो इंडिया में सिक्योरिटी क्राइसिस भी हो सकता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसके अलावा रिसेंटली जो मोदी जी हैं उन्होंने अपील की है फॉर द सेफ्टी ऑफ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज़ एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेटिंग अप अ 5-member कमेटी टू मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल विद देयर काउंटर पार्ट अथॉरिटी in Bangladesh to ensure the safety of Indian citizen and people belonging to minority community in Bangladesh are seen as a partition in Dhaka। So जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जो हिंदूज़ हैं बांग्लादेश में उनकी सेफ्टी को लेकर के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 5 member की कमेटी बनाई है जो कि कम्युनिकेशन चैनल चालू रखेंगे बांग्लादेश काउंटर पार्ट से, ताकि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उन्हें सेफली इंडिया लाया जा सके। तो बहुत सारे लोग ये जो मूव है प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्ट्री की जो कमेटी है उससे खुश नहीं है बांग्लादेश में। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा इंटरनल अफेयर है, और इस तरीके से इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक, अब जो बांग्लादेश है उसके बाकी कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो कैसे रहने वाले हैं। बांग्लादेश के जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सुधरेंगे, क्योंकि यूएस ने ही ऐसा सुना है कि जो इंटरवेंशन किया है ना अवामी लीग के अगेंस्ट में। इवन आज ही स्टेटमेंट आया है शेख हसीना का कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनके अगेंस्ट में था और उन्हीं के कारण उनकी सरकार गिरी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन अब बेहतर होंगे क्योंकि अवामी लीग चली गई है, शेख हसीना गवर्नमेंट चली गई है। चाइना के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। चाइना के साथ रिलेशन अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि पिछले बार भी बीएनपी आई थी, तब चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। हालांकि अवामी लीग के साथ भी चाइना के रिलेशन ख़राब नहीं थे, तब भी उनके साथ भी रिलेशन अच्छे थे, लेकिन बाय एंड लार्ज अवामी लीग प्रो इंडियन थी। अब जो बीएनपी आने वाली है वो बिल्कुल एंटी इंडियन है, और चाइना के इसका जो है इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और अच्छे रिलेशन अपने बना सकता है। पाकिस्तान के साथ भी बीएनपी के रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ भी फ्यूचर में हो सकते हैं। अब देखना होगा अगले 5 सालों में कैसे रिलेशन रहते हैं। क्या जो नई सरकार आएगी वो पहले जिस तरीके से रूल कर रही थी उसी तरीके से रूल करेगी, या फिर रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होंगे, बदलेंगे, ये हमें देखना होगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।